हेलो दोस्तों, मैं किरण एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देवभूमि की लाडली चैनल में। इस वीडियो में हम श्रीदेव सुमन के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में कैसे वे श्रीदेव बडौनी से श्रीदेव सुमन बने, कैसे वो एक आंदोलनकारी बने और कैसे उन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, सो आप अंत तक बने रहें। साथ ही साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप नोट डाउन करिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उनको भी आप ध्यान से देखिए। सो ज़्यादा डिस्कस न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। 1947 से पूर्व भारत में राजे रजवाड़ों का बोलबाला था। कई जगह जनता को अंग्रेजों के साथ उन राजाओं के अत्याचार भी सहने पड़ते थे। श्रीदेव सुमन की जन्मभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी यही स्थिति थी। उनका जन्म 25 मई 1916 को बड़मनपट्टी के जौलगांव में श्रीमती तारा देवी की गोद में हुआ था। इनके पिता श्री हरिराम बडौनी क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य थे। प्रारंभिक शिक्षा चंबा और मिडिल तक की शिक्षा उन्होंने टिहरी से पाई। संवेदनशील हृदय होने के कारण वे सुमन उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। अक्टूबर 1929 में गांधी जी पहली बार देहरादून आए। बालक सुमन तो उस समय गांधी जी से मिले भी नहीं पाए होंगे। गांधी जी के देहरादून आने से देहरादून के लोग भी आंदोलन में शामिल होने लगे, जिसमें सुमन भी इनडायरेक्ट शामिल हो गए। 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, तो देश भर के अलग अलग जगहों के लोगों ने भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया और इसी क्रम में देहरादून में भी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। 14 वर्ष के सुमन ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। आखिरकार नमक बनाते हुए पकड़े गए और उन्हें 14 दिनों की जेल हो गई। इस घटना से जन्म हुआ एक आंदोलनकारी का शुरुआत होती है श्रीदेव सुमन बडौनी का श्रीदेव सुमन होने तक का। टिहरी में अपनी जनता पर राजतंत्र का अत्याचार को देखकर वह काफ़ी चिंतित थे। उन्हें उनके लिए कुछ करने की सूझी और फिर वह साल आया जब 1938 में जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण साल रहा। 22 मार्च 1938 को टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति दिलाने में उन्हें दिल्ली में गणदेव सेवा संघ की स्थापना की। बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से चलाया गया। 1938 में ही उनकी विजयलक्ष्मी नामक कन्या से शादी हो गई। बाद में देवप्रयाग क्षेत्र से 2 बार विधायक चुनी गई। मई 1938 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस जिला राजनीति सम्मेलन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित और कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में श्रीदेव सुमन टिहरी की जनता की समस्याएं सबके सामने रखी और गढ़वाल के 2 खंडों जिला गढ़वाल और राज्य गढ़वाल का नारा बुलंद करवाया। उन्होंने कहा, यदि गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो इसके बाद सुमन पूरी तरह राजनीति में आ गए। तो पूरे राज्य यानी टिहरी रियासत में वह जगह जहाँ हो वहाँ जाकर जनता से मिलने लगे, उनकी समस्याएं भी वो जानने लगे। 23 जनवरी 1939 में मिलकर एक मंडल बनाया गया, टिहरी राज्य मंडल बनाया गया। इस मंडल का प्रमुख श्रीदेव सुमन जी को बनाया गया। इस प्रजामंडल की स्थापना के समय जो उन्होंने अपने विचार रखे वो इस प्रकार थे, यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विचार की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयकर है।
जेल से निकलने के बाद एक बार फिर से वह टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति दिलाने में जुट गए। उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट हो जाने दूंगा, लेकिन टिहरी के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को कुचलने नहीं दूंगा। लेकिन टिहरी में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, चंबा खाल में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। 3 दिन बाद 30 दिसंबर को 1943 में जेल में बंद कर दिया गया। इस बार उनके साथ जेल में काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें अत्याचार किया गया, यातनाएं दी गई, उनसे माफ़ी मांगने को भी कहा गया। लेकिन श्रीदेव सुमन ने उनसे साफ साफ मना कर दिया, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। जब उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया तो टिहरी राजतंत्र उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी करने लग गया कि लंबे समय तक उन्हें जेल में ही कैद किया जा सके। और उनके बाद मजिस्ट्रेट रामलाल दिनकर की अदालत में उन्हें टिहरी राज्य दंड संग्रह द्वारा 124 धारा ए के तहत 21 फरवरी 1944 को उन पर कार्यवाही शुरू हो गई। टिहरी के राजा के साथ घृणा द्वेष विद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया गया। साथ ही साथ उनकी पैरवी करने के लिए सरकारी वकील को भी नहीं रखने की मंजूरी राजा ने दे दी। इसलिए अपनी पैरवी खुद करते हुए निम्नलिखित बयान दिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जहाँ मैं अपनी भारत देश के लिए संपूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में विश्वास करता हूँ, वही टिहरी राज्य में मेरा और प्रजामंडल का उद्देश्य वैध और शांतिपूर्ण उपायों से महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना और सेवा के साधनों द्वारा राज्य की सामाजिक, आर्थिक तथा सब प्रकार की उन्नति करना है। हाँ, मैंने राजा की भावनाओं के विरुद्ध काले कानून और कार्यों की अवश्य आलोचना की है। इस बात पर मजिस्ट्रेट पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन पर 2 साल की सजा, 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। अपने खिलाफ इन झूठे वह कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा, द्वेष या विद्रोह की भाव भी नहीं रखता। राजद्रोह का केस हुआ, उनको सज़ा मिली। 21 फरवरी 1944 एक बार फिर से जेल में उन पर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया गया तो उनके विद्रोह में 29 फरवरी 1944 में अनशन में बैठ गए श्रीदेव सुमन। 4 दिनों के अनशन के बाद पुलिसकर्मी जुटी और उन्होंने श्रीदेव सुमन को आश्वासन दिया कि प्रजामंडल के बारे में उनसे बात करेंगे, मारपीट, अत्याचार बंद करे जाएंगे और उन्हें वार्ड में घुसने की आज़ादी दी जाएगी। तब जाकर श्रीदेव सुमन ने अनशन तोड़ा और प्रशासन के सामने 3 मांगे रखते हुए कहा कि मेरी यह 3 मांगे हैं। पहला, प्रजामंडल को वैध संगठन माना जाए। दूसरा, मेरे को जेल से पत्राचार की जो आज़ादी है वो दी जाए। तीसरा, मेरे पर जो झूठे मुकदमे की जो सुनवाई वो खुद महाराजा करेंगे। अगर यह मांगें जल्दी पूरी नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन करूँगा। और वह इंतज़ार करते 1 महीना हो गया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब 3 मई 1944 में उन्होंने अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन पर दबाव डाला गया कि वह अनशन वापस ले ले, लेकिन सुमन अपनी मांगों पर अड़िग रहे।
एक समर्थक टिहरी की जनता के बीच टिहरी रियासत के खिलाफ जनता का जो गुस्सा वो बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए जेल प्रशासन ने भी जनता के बीच अफवाह फैला दी कि श्रीदेव सुमन अपना अनशन उन्होंने ख़त्म कर दिया है और 4 अगस्त को महाराजा नरेंद्र शाह का जन्मदिन पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इससे जनता थोड़ी सी तो शांत हुई और फिर यही प्रस्ताव उन्होंने श्रीदेव सुमन के सामने भी रखा कि आप अपना अनशन वापस ले लें और आप 2 साल की सज़ा नहीं काटनी पड़ेगी आपको, बल्कि 4 अगस्त को आपको रिहा कर दिया जाएगा। क्या मैंने अपनी रिहाई के लिए ये कदम उठाया था? ऐसा मायाजाल डालकर आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। अगर प्रजामंडल को इजाज़त के बिना मुझको रिहा कर दिया गया तो मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। हर एक बढ़ते दिन के साथ उनकी तबीयत खराब होती गई। 25 जुलाई 1944 को अपने सिद्धांतों, अपने आदर्श, अपने लोगों और अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 3 मई 1944 से 25 जुलाई 1944 यानी कि 84 दिन का ऐतिहासिक अनशन श्रीदेव सुमन ने किया, जो कि इतिहास में एक अमर छाप छोड़ गया। उस शाम काले बादल छा गए और शहीद सुमन की लाश को उन्हीं के नीचे बिछी कंबल में लपेटकर उनके लाश को कुछ कर्मचारी लोग चुपचाप लेकर भिलंगना और भागीरथी नदी में उन्होंने वहाँ पे फेंक दिया। जनता को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने टिहरी राजतंत्र के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया और प्रजामंडल को वैधानिक संगठन मानने के लिए राजा को मजबूर कर दिया। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन भी मई 1947 को हुआ। इस बार जीते जी नहीं, लेकिन उनके बलिदान के बाद उनका यह सपना पूरा हो सका। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।